हेलो दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से काफ़ी सॉरी है कि मैं ये वीडियो थोड़ा सा लेट से अपलोड कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों के कल रात से ही कमेंट है मेरे पास कि सीजीएल 2020 का जो नोटिफिकेशन आया है आप उसके रिगार्डिंग कुछ उनके डाउट्स हैं। लगातार वो लोग मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर रहे हैं और वैसे भी चैट बॉक्स में भी जो इनका कमेंट बॉक्स है उसमें भी काफ़ी लोगों के मैसेज थे, है ना। तो यार अब मैं इसका वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया लेकिन कोई इशू नहीं। चलिए, तो इसमें सब कुछ कवर होगा। जितने लोगों ने जो भी कमेंट में पूछा था सब कुछ मैंने इसमें एक एक करके बनाया है, थोड़ा टाइम इसलिए लग गया। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लोग CGL 18 और CHSL 18 उसका फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो एक नोटिस आ गया है आपका कि फाइनल रिजल्ट अब कब आना है। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए कि 31 मार्च को CGL 18 का, मेरा भी 18 का ही है आपका CGL 18 का फाइनल, तो वो रिज़ल्ट आ रहा है 31 मार्च को, 31 मार्च का। तो इससे ये बेनिफिट रहेगा कि जो CGL 19 वाले हो आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी आपकी बच सकती है अगर CGL 18 की ज्वाइनिंग मैंने कहा था आपसे, है ना। तो ये बेनिफिट है आपके लिए जो CGL 19 के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले CGL 2020 की कहानी। तो इसमें दो तरह के लोग होंगे, जो हर बार दे रहे होंगे यानी 2-3 बार दे चुके होंगे, कोई फ्रेश होगा। तो मैं दोनों को ही लेके चल रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें जो अपडेट, कुछ चेंजेस हुई हैं क्या वो हम देखेंगे, या कुछ चेंज नहीं हुआ है वो सब हम लेके चलेंगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंपॉर्टेंट डेट्स। क्या क्या डेट्स हैं इनके, ध्यान रखना आपको। फॉर्म भरने की जो डेट है आपकी वो 29 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी तक है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप 4-5 तारीख तक ही भरना चालू कर दीजिएगा या 10 तारीख तक भर लीजिएगा, क्योंकि जो SSC की साइट है ना, वो ऐसी साइट है बच्चे कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी आपने CHSL में देखा होगा, अभी तक ये दिक्कत दूर नहीं हुई, उन्होंने डेट एक्सटेंड भी किया था तो लोगों का पेमेंट क्या क्या दिक्कतें आई। तो SSC की साइट सबसे वर्स्ट साइट में से एक है। तो डिले मत करिएगा फॉर्म भरने के सेंस में, क्योंकि लोग लास्ट तक वेट करते हैं फिर रह जाते हैं, ठीक है। और ये हर बार देखने को मिलता है, लास्ट के 5-6 दिन तो चलेगा ही नहीं, सीजल का मान के चलना आप, ठीक है। पेमेंट करने के बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। जो लोग पहले से ही रजिस्टर्ड हो, अपनी रजिस्टर्ड आईडी पासवर्ड डालोगे तो बस आपको पेमेंट वो करना होगा। कोई अगर आपका उसमें चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करना है तो कर देना, वरना आप सीधा वहाँ से जा कर के अप्लाई कर सकते हो। पेमेंट करके आपका पूरा फाइनल हो जाएगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बात करते हैं डेट के, एग्ज़ाम्स की डेट की बात करते हैं। तो जो Tier 1 का एग्ज़ाम है वो है आपका 29 मई को, और 29 मई से लेकर के 7 जून तक आपका शेड्यूल करा गया है। और ये इसी डेट पर हो जाएगा क्योंकि SSC पिछले 3-4 साल, 2-3 सालों से अपने कैलेंडर को फॉलो करते आ रही है। तो इसमें आप ये मत सोचिएगा कि क्या ये डेट आगे एक्सटेंड होगा, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा इस बात को कि पेपर का डेट एक्सटेंड होने वाला है। तो फॉर्म भर के आप तमीज़ से लग जाइए इस पर। Tier 2 का डेट वो आगे नोटिफाई करेंगे, Tier 3 और Tier 4 का आगे नोटिफाई करेंगे। तो ये तो रहा पहला चीज़ डेट के रिगार्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं कि CGL 2020 में कौन कौन सी पोस्ट है और CGL में होती कौन कौन सी पोस्ट है। तो सारी पोस्टें वही हैं जो पहले हुआ करती थी, जो पुराने टाइम से चलती आ रही है। बस हुआ ये है कि इन्होंने लेवल में कन्वर्ट, अलग अलग लेवल में इन्होंने बांट रखा है। तो अगर हम बात करें सबसे पहला, तो ये लेवल 8 है जिसको हम लोग 4800 ग्रेड पे कहा करते थे, है ना। तो अब ये ग्रेड पे ख़त्म हो चुका है। अब आपका जो नया CPC आया है, पे कमीशन आया है, उस हिसाब से अब लेवल में डिवाइड करे गए हैं। तो 4800 ग्रेड पे की यानी लेवल 8 की 2 पोस्टें हैं, एक AAO है और एक असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसको AAO को असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर कहते हैं और ये दूसरा वाला असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर कहा जाता है। तो ये दोनों 48 गेजेटेड पोस्ट है, दोनों देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है। तो एक तो ये पोस्ट है, बाकी अदर जो पोस्ट है आप फटाफट देख लीजिए। ASO कहते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को। ये जितनी भी डिपार्टमेंट लिखी हुई है ये सारे डिपार्टमेंट आप एक एक करके पढ़ लीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रखता है वो 11वां आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CSS, जो कि दिल्ली में आपकी सबसे ज़्यादा पोस्टिंग इसकी और वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसकी लोग सबसे ज़्यादा डिमांड रखते हैं क्योंकि इसकी 3-4 साल के बाद आपकी पोस्टिंग फॉरेन में होती है। और यहाँ से 3 से लेकर जितनी भी जॉब हैं आपकी, ये 4600 ग्रेड पे की जॉब हुआ करती हैं, जिनको हम लेवल 7 में बांट देते हैं। इसके आगे जो ये लिखा हुआ है फिजिकल वाला, यानी इसमें आपकी जो अगर कोई फिजिकल वो है, डिसेबिलिटी है, तो आप इसमें से देख सकते हो कि क्या आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। कलर ब्लाइंडनेस से होकर तो लोग पूछते रहते हैं, तो ये सब डिटेल में लिखा है यहाँ पर। और इन कोड का मतलब भी नीचे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आप उससे पढ़ के क्लियर कर सकते हो। और पोस्टें देख लेते हैं। इंस्पेक्टर जितनी भी हैं आपकी, एक्साइज की वैकेंसी हर बार ज़्यादा रहती है, हम देखेंगे अभी 20 का भी क्या सीन है। और CBI का सब इंस्पेक्टर, तो ये सारी पोस्टें आप देख सकते हो यहाँ से, ग्रुप B की पोस्टें हैं।
तो 18 तक आपकी ग्रुप बी की यानी 4600 ग्रेड पे की पोस्टें हैं आपकी हैं। और आप साथ में एज भी देख लेना कि किस पोस्ट के लिए कितनी एज से कितनी एज के लिए है। तो ये हो गई सेकंड कैटेगरी की जॉब। आते हैं तीसरी कैटेगरी की, जो कि आपकी होती है 4200 ग्रेड पे की, जिसको हम लेवल 6 में बांटते हैं। और इसमें आपके आते हैं जनरली ऑडिटर वाली पोस्ट, कुछ असिस्टेंट भी की पोस्ट होती है। उसके अलावा आपका जेएसओ का पोस्ट होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और एनआईए के अंदर सब इंस्पेक्टर और डिविजनल अकाउंटेंट, ठीक है। और इसके बाद हम बात लेवल 5 वाली जॉब की बात करेंगे। ये चौथी कैटेगरी आएगी। पीछे वाला जो था बच्चे आपका लेवल 6 वाला है आपका। तो लेवल 6 में सबसे बढ़िया जो जॉब मानी जाती है वो डिविजनल अकाउंटेंट की मानी जाती है, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क मैंने इसका वीडियो अलग से अपलोड करा हुआ है। और बाकी एनआईए वगैरह में तो पोस्ट इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, और इनमें भी थोड़ी थोड़ी वैकेंसी रहती है। लेवल 5 वाला जो है इसमें मेजोरिटी वैकेंसी रहती है आपकी 2800 ग्रेड पे ये कहा जाता था पहले, 2800 जीपी कहा जाता था, 18 में कहा जाता है आपका। सीजीएल 18 में 2800 ग्रेड पे के नाम से आपको ये मिलेगी वैकेंसी। ऑडिटर सारे इसमें और अकाउंटेंट की जितनी भी पोस्ट होती है वो इसके अंदर कवर होती है। इसके लिए दिक्कत ये है कि जो एज का क्राइटेरिया होता है वो 18 साल से 27 ईयर्स के लिए होता है, और 4600 और 4800 ग्रेड में कुछ के लिए 30 होता है, कुछ के लिए 32 होता है। तो लेवल 5 वाले में एज का एक रिस्ट्रिक्शन है। सबसे लास्ट वाला देख लेते हैं, लेवल 4। ये 2400 ग्रेड पे की जॉब होती है। सबसे लोवेस्ट पोस्ट यही होती है सीजीएल में, और इसमें अपर डिवीज़न क्लर्क होते हैं जो अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर होते हैं। टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स में, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है, जो कि कई बार 4600 को टक्कर दे जाती है। टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी, ठीक है। और लास्ट है आपका सब इंस्पेक्टर सीएनबी के अंदर, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स के अंदर, है ना। तो ये आपके 4 पोस्टें इसमें है। किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है वो हम अभी आगे देखेंगे, बात करेंगे उसके लिए। और साथ में ये एज का क्राइटेरिया है। तो ये तो बातें हो गई बच्चे की कौन कौन सी पोस्टें हैं सीजीएल के थ्रू, जो आपने ये देखा, और ये हर बार वही रहती हैं, इसमें कोई अलग से पोस्ट ऐड नहीं करा गया है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर यार ये जो पोस्ट है इनकी सीटें कितनी हैं। तो सीजीएल 2020 के अंदर आपकी जो स्टार्टिंग वाला आपने देखा था, यानी कि जो पहला जो ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट था आपका, यानी AA असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, उसकी 250 सीट है। अब किस में कितना है उसके लिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ग्रुप बी जो आपका था नॉन गैजेटेड, यानी जो 4600 ग्रेड पे है आपका, उसके लिए ये इतनी है आपकी। और जो बाकी जो ग्रुप सी है आपका, उसके लिए आपका इतना है आपका। ग्रुप सी में आपका 4600 ग्रेड पे भी आ जाता है, ठीक है। 4200 भी आ जा 4600 कह रहा हूँ, 4200 भी आ जाता है आपका, 2800 भी आ जाता है आपका, और 2400 भी आ जाता है, ठीक है। ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है। तो ये रहा आपका पोस्ट का डिटेल कि किस में कितना है। अब सबसे बड़ी सवाल ये है कि यार ये वैकेंसी तो बहुत कम है, 6500 तो बहुत कम है। रीजन, सीजीएल में आप देखते हो हर साल 10 से 15 लाख लोग के अपेयर होते हैं, उसके रिस्पेक्ट में तो काफ़ी कम है ये। दूसरा, सीजीएल 18 में आपका 11,000 के आसपास वैकेंसी है, 19 में 8,500 के आसपास है, उसके रिस्पेक्ट में देखिए तो इस बार बहुत कम है। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल लोग मुझसे काफ़ी कमेंट में पूछ रहे हैं कि क्या ये वैकेंसी इंक्रीज़ होगी। देखिए चांसेस तो हैं इंक्रीज़ होने के, ठीक है, वैकेंसी का। लेकिन यार एसएससी का ऐसा रहा है पिछले 2-3 साल में कि जो इन्होंने एक बार अपने वैकेंसी को डिक्लेयर कर दिया ना, तो उसमें बहुत मेजोरिटी में चेंजेस नहीं होता कि अब ये 6,500 जो आपका है ये 10,000 हो जाए, कुछ 1,500 मान के चल सकते हो आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं मिलेगा। तो फिर भी वैकेंसी आपकी बहुत कम है, ये मान के चलना। अच्छा, अब जब आपके डाउट आ रहा होगा कि किस डिपार्टमेंट में कितना है, तो उसके लिए अभी आपको एक वेट करना पड़ेगा। जब उनका साइट आप चेक करोगे एसएससी का, तो वहाँ पर वैकेंसी करके एक होता है आपका सेक्शन होता है, वहाँ पर अभी ये अपडेट नहीं करा गया है, ये अभी सिर्फ नोटिफिकेशन के अंदर ही है। अच्छा, ये सारे मैंने स्क्रीनशॉट नोटिफिकेशन से उठाए हैं। कुछ लोगों को ये मिल भी नहीं रहा है कि वैकेंसी कहाँ है, थोड़ा आराम से पढ़ोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये वैकेंसी सेक्शन में आपको बहुत जल्दी अपलोड मिल जाएगा वहाँ पर, तो आप आराम से देख सकते हो किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी रहने वाली है, और हर वैकेंसी में अपना अपना रिजर्वेशन का जो है वो। तो ये रही बात वैकेंसी के लिए, और आपको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा डिपार्टमेंटल, मतलब हर एक सेक्शन के लिए कितना वैकेंसी किस में है। आते हैं बात एज लिमिट की। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये ध्यान रखना, तो इन्होंने जो एज लिमिट काउंट करा है सीजीएल 2020 के लिए, वो इसी को लेके बवाल अभी चल रहा है काफ़ी टाइम से कि यार इसको इनको चेंज करना चाहिए। अगर वैकेंसी 2020 का है तो ये डेट जो एज का ले रहे हैं वो 21 से क्यों ले रहे हैं, है ना। तो यार 1/1/2021 लिया, ये बड़ा गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों का 1-1, 2-2 साल के अटैम्प्ट कम हो रहे हैं। कई लोग तो बाहर ही हो गए अपर एज लिमिट में।
तो अब देखो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको डाउट हो रहा है कि मैं एलिजिबल हूँ नहीं हूँ जो भी है, सबसे पहले आप पोस्ट के आगे जाओ, देखो क्या मिनिमम क्राइटेरिया है। 18 किसके लिए, 18 से 27 है, किसके लिए 32 है, किसके लिए 30 है। और आप गूगल पे सर्च कर सकते हो एज कैलकुलेटर, और फ्रॉम यहाँ से अप टू यहाँ तक, तो अप टू में आप डाल देना ये वाला 1/1/2021, और फ्रॉम अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना वहाँ से। तो आप जब उसमें एंटर करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा कितने दिन कितने उसके हो। अब आप कहोगे कि यार 21 का वैकेंसी अगर 2023 में क्लियर होता है तो कोई इशू है क्या? कोई इशू नहीं है। जिस दिन का नोटिफिकेशन होता है और जिस दिन का ये मांगा गया है, आपको सिर्फ उसके हिसाब से चलना होगा, ठीक है। तो ये एज वाला फैक्टर आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप जो आपका मेरा टेलीग्राम ग्रुप है कुछ इसका चैनल का, उस पर आप पूछ सकते हो एज के रिगार्डिंग। वरना सबसे सही तरीका ये जो मैंने बताया, आप इसको निकाल के और देख सकते हो आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। कम हो 18 साल से अगर बैठ रहा है, एक दिन भी कम हो रहा है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। एक साल आपका एक दिन भी ज़्यादा हो रहा है तो भी आप इसके लिए नहीं हो, क्योंकि बहुत ध्यान से चेक किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। अच्छा, अब हम देख लेते हैं क्या ऊपरी एज में कुछ छूट है क्या। तो ये जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है ये कुछ कैटेगरी को मिलता है। आप यहाँ देख सकते हो SC ST के लिए 5 साल का छूट होता है, OBC के लिए। तो ये आप अगर इस किसी कैटेगरी में लाइक कर रहे हो तो आप इस रिलैक्सेशन का बेनिफिट उठा सकते हो। और ये अपर एज में होता है, अगर किसी पोस्ट के लिए 27 है, और अगर आप शेड्यूल कास्ट से हो तो +5 32 साल के लिए हो, OBC के लिए 30 साल तक के लिए आप उसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और इसके लिए ध्यान रख, मिनिमम के लिए कुछ नहीं था, मैक्सिमम में जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि आपका जो बेनिफिट मिलने वाला है, चाहे रिजर्वेशन सीट के रिगार्डिंग, चाहे एज रिलैक्सेशन, वो सब आपके सर्टिफिकेट पे डिपेंड करेगा। और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट है और टेलीग्राम पर भी काफ़ी मैसेजेस हैं, ठीक है। तो देखिए सर्टिफिकेट के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लोग SC ST के लिए हो, जो OBC के लिए हो, EWS 2019 से लगा है, PWD अपना है ही, सभी का अपना अपना एक फॉर्मेट SSC की जो वो आपकी नोटिफिकेशन आई है सबके एंड में लगा हुआ है ना, कि SC के लिए क्या फॉर्मेट होना चाहिए, OBC के लिए, सबका लगा हुआ है। लेकिन अगर आपका उस फॉर्मेट में नहीं भी है, आपका अपने स्टेट का है, तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप करिएगा क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के से पहले अगर आप शेड्यूल कास्ट से हो, वो नोटिफिकेशन मतलब वो फॉर्मेट डाउनलोड करके अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसको मिला करके, इससे मतलब इसके बेसिस पर आप इसको भरवा करके मुहर लगवा सकते हो तहसीलदार या तहसीलदार से ऊपर रैंक के अधिकारी से, ठीक है। याद रखिएगा कि SSC में तहसीलदार या तहसीलदार से जो ऊपर SDM रैंक होती है उससे ऊपर का ही अथॉरिटी उसका अप्रूव किया हुआ होना चाहिए। बात कर लेते हैं OBC वालों के लिए। यार OBC का बड़ा दिक्कत चल रहा है, क्रूशियल एज वाला। देखिए OBC के रिगार्डिंग बहुत सारे मैटर फंसे थे बीच में 2017 में, तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी पास हुआ था। तो आपके पास जिस भी डेट का है, ठीक है, पहली चीज़ उस पर कंप्यूटराइज नंबर्स तो पड़े ही होंगे, तो आप बनवा के रख लीजिए आप, ठीक है। क्रूशियल डेट जो भी है टेंशन मत लीजिए, आप बनवा के रख लीजिए, ठीक है। एक अभी का बनवा लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी अगर बन जाए तो बनवा लीजिएगा, कोई इशू नहीं आएगा। जब आप वहाँ पर जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, और अगर वो आपकी क्राइटेरिया क्रूशियल डेट का कोई लोचा फंसता भी है, तो वो आपके जो फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर उस पर P लिख देते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वो C लिख देते हैं, ठीक है। तो P मतलब प्रोविजनल होता है, ठीक है। और उसका मतलब ये होता है कि जिस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगेगी उस डिपार्टमेंट में जाता है तो वो डॉक्यूमेंट को वो चेक कर लेते हैं बस कि वो सही बना है, कहीं फर्जी तो नहीं है। तो कोई ऐसा इशू नहीं आएगा OBC के रिगार्डिंग। और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर केस चला था इस पर, 2017 में बवाल हुआ था, तो टेंशन मत लीजिएगा। EWS वालों, EWS बच्चे आपका ये सीन है कि आप अपना स्टेट का पता कर लेना कि आपका स्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए वैलिड है, 6 महीने के लिए वैलिड है। तो उसी हिसाब से आप ऐसा बनवाइएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक वो वैलिड रहे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए मई में आपका है, इन केस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या दिसंबर में आपका है, तो आप ऐसा रखिएगा कि उसकी वैलिडिटी हो 1 साल का, उसमें कवर हो रहा है, 6 महीने का है तो उसमें कवर हो, तो ये कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप PWD का तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। चलिए, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, क्या क्या योग्यताएं चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सबसे स्टार्टिंग वाली 2 पोस्ट थी, AAO और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो बैचलर डिग्री में आप BA की हो, BSc की हो, BTech की हो, कोई मैटर नहीं करता इसमें, ठीक है। दूसरी बात,
दूसरा जो पोस्ट था आपका JSO। तो JSO जो होता है आपका, इसके लिए आपका या तो 10+2 में, ठीक है, 10+2 के अंदर मैथमेटिक्स में 60% से ऊपर का मार्क्स होना चाहिए, 60% होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने बैचलर में, ग्रेजुएशन में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो जिसमें स्टैटिस्टिक्स हो या उसका नाम स्टैटिस्टिक्स हो, तो भी आप JSO के लिए एलिजिबल होते हो। उसके अलावा बाकी जितनी भी पोस्टें बच गई उन सभी के लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए, सिंपल। कोई BSc BTech ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यार कि जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, ठीक है ना, वो कब तक का, क्योंकि कई लोग मुझसे कमेंट में ये भी पूछे हैं कि मैं इस तारीख को पास हो रहा हूँ, मेरा ये मार्कशीट इसका है, इसका है। तो ये डेट देख लो, साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई द कैंडिडेट अपियरिंग इज इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर कोई फाइनल ईयर में है तो कर सकता है, लेकिन उसका जो फाइनल जो रिजल्ट होना चाहिए वो 1/1/2021 तक से पहले तक का होना चाहिए। देखो यार, ये जो डेट दिया है इन्होंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये 1 जनवरी तक का दिया है। मैक्सिमम जो लोग का रिजल्ट आता है फाइनल ईयर का वो जून में ही आता है ना, मैक्सिमम देखो तो शायद ही किसी का नवंबर दिसंबर में आता होगा, तो जून में आता है और जनवरी का इन्होंने दिया, तो कोई इशू नहीं है। अगर डिग्री के रिगार्डिंग किसी को फिर भी कन्फ्यूज़न है, आप एक बार पूछ लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में मेरे से, या आप कमेंट में इसी के डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा वहीं पर रिप्लाई कर दूँ। तो ये कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो कि आपकी डिग्री मार्कशीट कब की है, फाइनल रिजल्ट का मार्कशीट। अच्छा, एक बात और देख लीजिए, मार्कशीट पे जो डेट पड़ी होती है, मान लीजिए आपका 30 जून को मार्कशीट आई और आपकी डिग्री 1 साल के बाद आ रही है, तो ये 30 जून वाला ही कंसीडर करा जाता है। फाइनल रिजल्ट आपका है, डिग्री सबका 1 साल के बाद आता है। तो ये भी कन्फ्यूज़न दूर कर दीजिएगा आप, ठीक है, दिमाग से। क्या क्या एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन से पैटर्न होते हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूँ। सबसे पहला इसमें होता है टीयर 1। टीयर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसका क्या पैटर्न है मैं आगे बताता हूँ आपको। फिर टीयर 2 होता है, अगर आप टीयर 2 का कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो आप टीयर 2 के लिए जाते हो। टीयर 2 का भी कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, जो कि टीयर 1 टीयर 2 मिला के आता है, तब आप जाते हो डिस्क्रिप्टिव के लिए। और डिस्क्रिप्टिव का पेपर जो आपका है इस बार CGL 19 में तुरंत हो गया था आपका टीयर 2 के साथ ही। अगर इसके साथ ही होता है तो आपको दोनों देने का मौका मिल सकता है, वरना अगर ये अलग होता है तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले CPT एक होता है, कंप्यूटर टेस्ट होता है, और कंप्यूटर टेस्ट और डेटा एंट्री स्किल टेस्ट ये 2 होते हैं। किस पोस्ट के लिए CPT है, किस पोस्ट के लिए DEST टेस्ट है, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट है, ये बहुत लोगों को कमेंट थे। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये जानना है तो आप डाउनलोड कर लीजिए 2019 का नोटिफिकेशन और आप सारी पोस्टें देख लीजिए 2020 से। जिन जिन पोस्ट के आगे, पोस्ट कह रहा हूँ, हाँ, वैकेंसी का डिटेल देख लीजिए 2019 वाला। जिन जिन पोस्ट के आगे CPT या DEST लिखा हुआ है ना, तो उसके लिए चाहिए होता है। अब सही है इसके लिए, तो जैसे CSS है उसके आगे लिखा हो रहेगा। उसके अलावा एक्साइज है, इनकम टैक्स है, इनके आगे CPT लिखा रहेगा, तो इनके लिए CPT का ज़रूरत है। TA की जितनी पोस्ट है, CBTT है, CBICT है, इनके लिए केवल और केवल DEST लिखा रहेगा, है ना। और ये होता कैसे है, इसका मैंने वीडियो अपलोड करा है, वो भी आप देख सकते हो। अभी मेरा CGL 2018 का हुआ है 9 दिसंबर को, तो उसको आप देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि CPT और DST होता कैसे। देख लेते हैं कौन कौन से पेपर होते हैं। टीयर 1 में एक तो GS रीजनिंग का पेपर होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, क्वांटिटेटिव मैथ्स आती है आपकी, और इंग्लिश आती है। 4 आते हैं, 25-25 नंबर के, 50-50 नंबर के हर एक मार्क्स के होते हैं। 1 घंटे का पेपर होता है। फिर जब ये क्लियर कर लेते हो आप, इसका कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, मेंस में आपके पहला जो कंपलसरी पेपर है आपके दोनों के लिए, मतलब सारे पोस्ट के लिए, वो है आपका मैथ्स और इंग्लिश। सभी पोस्ट के लिए ये तो देनी ही देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप JSO लेना चाहते हो, पर्टिकुलरली JSO, तो आप पेपर 3 को ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप पेपर 3 ऑप्ट कर लेते हो, चुन लेते हो, और आपको देने का मन नहीं है, आपने तैयारी नहीं किया, तो अगर आप ये छोड़ देते हो तो भी कोई इशू नहीं रहता है, क्योंकि ये 2 मेन पेपर होते हैं, बाकी सारी पोस्टें इन 2 पेपर से मिलते हैं। अगर आप AAO और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट चुनना चाहते हो तो उसके लिए ये अलग से पेपर होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स और इंग्लिश मेंस में एक ही दिन हो जाते हैं, और ये अलग अलग डेट पर होते हैं, ठीक है। मेंस के बाद जो आपका टीयर 3 होता है वो एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, जो कि पेन और पेपर मोड पर, जैसे आप एक स्कूल में पेपर लिखते हो, एग्ज़ाम लिखते हो, वैसे ही 1 घंटे का पेपर होता है। इसमें एक तो निबंध लिखने के लिए आता है, ऐसे लिखने के लिए आता है, और एक पत्र लेटर लिखने के लिए आता है। आप इसको हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी भाषा में लिख सकते हो,
ठीक है। इस बार लेटर ना आकर के इस बार प्रेसी आ गई थी, ठीक है। तो प्रेसी भी देख लेना आप, कोई इशू नहीं है उसमें। तो अब सब लोग करवा देंगे इस बार, क्योंकि 2018 सॉरी सीजीएल 2019 में आया था ये। और जब ये टियर 3 आपका हो जाता है तो फिर आपको टाइपिंग के लिए बोला जाता है अलग से, ठीक है। और टाइपिंग जो स्किल टेस्ट होता है आपका, वो टियर 4 कहलाता है। और ये होता है कैसे, मैंने बताया है कि इसका वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो। तो जब सब कुछ ये हो जाता है तो फिर आपका फाइनल टियर 1, टियर 2 और टियर 3 जो 100 नंबर का था डिस्क्रिप्टिव, सिर्फ इन्हीं को मिला करके जो टाइपिंग होता है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और इसको मिला करके आपकी 700 नंबर में, बाकी अदर पोस्ट के लिए AA और उसको छोड़ करके 700 नंबर में मेरिट बनती है। फिर आप फाइनली जॉब के लिए क्वालिफाई होते हैं, फिर आगे का प्रोसेस होता है। तो ये पूरी कहानी थी CGL 2020 की नोटिफिकेशन से लेकर। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिएगा, टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक पे पड़ा हुआ है, वहाँ पर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने